फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर's ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री, लेसन नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो 1789 में फ्रांस जो था, इन वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म बिकॉज द किंग हैज ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू एंटर इनटू द सिटी। तो उसके बाद हमने फ्रेंच सोसाइटी को पढ़ा। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 एस्टेट्स: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीसेंट्री। तो उसमें से अपर टू एस्टेट्स जो थे, उनको प्रिविलेजेस थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, और बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे लोअर एस्टेट को, पीसेंट्री को। अपर टू एस्टेट्स को दे वर हैविंग द राइट टू वोट, तो लोअर जो पीसेंट्री सेक्शन था उसको राइट टू वोट नहीं था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट वहां पर वजूद में आया, जो मिडिल क्लासेस थे वो कैसे वजूद में आए। तो उसमें उनकी कुछ हेल्प की थी मॉन्टेस्क्यू ने, जॉन लूक ने, कुछ फिलोसफर्स ने उनकी हेल्प की थी, जिनकी राइटिंग से इंस्पायर होकर उन्होंने किंग के जो पावर्स थे उन पे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद हमने पढ़ा एक और टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं, इसमें हमने पढ़ा था आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो लुईस 16 जो था वो प्लान कर रहा था टू इंक्रीज द टैक्सेस, लेकिन वो टैक्सेस खुद इंक्रीज नहीं कर पाता। उसके लिए उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो उसमें हमने पढ़ा कि एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में 300 मेंबर्स हर किसी एस्टेट ने भेजी, लेकिन हर एस्टेट का एक वोट होता था। लेकिन थर्ड एस्टेट ने डिमांड किया कि एवरी मेंबर शुड हैव ए वन वोट, नॉट एवरी स्टेट शुड हैव ए वन वोट। तो उस पर थोड़ी सी बहस हो गई और थर्ड एस्टेट जो है वो वॉकआउट हो गई नेशनल असेंबली से। तो नेशनल असेंबली से वॉकआउट करने के बाद उन्होंने एक एस्टेट्स जनरल से वॉकआउट करने के बाद उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली बना के उनकी कुछ मदद की थी मीराबाऊ एंड एबेसियस ने। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इवेंट्स इन द कंट्री साइड। तो नेशनल असेंबली बनने के बाद जब रेवोल्यूशन तेज हुआ, तो जो लुईस 16 था, ही वाज अबडक्टेड, ही वाज फोर्स्ड टू अबडक्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल असेंबली जब कामयाब हो गई टू फॉर्म द नेशनल असेंबली जब बनी फ्रांस में, तो उसके बाद फ्रांस में कौन सी चेंजेस आई, और वही हमारा आज का टॉपिक है, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्की क्या होती है? मोनार्क एब्सोल्यूट पावरफुल होता है, मोनार्क के पावर्स को कोई चैलेंज नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क हैड टू रूल अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में यही फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रूल करना पड़ता है। एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क ऑल पावरफुल होता है, वो खुद रूल कर सकता है और उसके पावर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना? 1791। 1791 में क्या हुआ? जो नेशनल असेंबली थे, नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया बनाना, ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1791। ये नेशनल असेंबली ने बनाया, जो जिसने वॉकआउट किया था एस्टेट्स जनरल से। ये रीजन ये था कि हर किसी एस्टेट के हर मेंबर को एक एक वोट मिलना चाहिए। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रांस का 1791। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेन ऑब्जेक्ट यही था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना, मोनार्क के पावर्स को इतना कम करना ताकि मोनार्क जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल करे। So these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. तो ये जो पावर्स मोनार्क खुद जो सारे पावर्स मोनार्क के हाथ में होती थी, 1791 कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद यही था कि मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना और उन पावर्स को असाइन करना टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आपको याद होगा, अगर आप पिछले वाले टॉपिक को रिवाइज करोगे, मैंने आपको बोला था किसने कहा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने कहा था दैट पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हर किसी सेक्शन का, हर किसी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट देम, जुडिशरी का काम है देखना कि लॉज कहीं पर ब्रेक मत हो रहे हैं।
तो ये नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी 1791 में, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उन्हें कहा कि मोनार्क के पावर्स को लिमिट किया जाए और इन पावर्स को डिवाइड किया जाए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि हर कोई पार्ट जो है अपने अपने पावर्स को इंप्लीमेंट करे। तो इससे क्या हो गया, ऑल दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो इलेक्शंस होते थे नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस होते थे, वो इलेक्शंस जो होते थे वो कैसे होते थे। अब क्वेश्चन यही है, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते थे। इसको समझने के लिए हमें बुक में से जो आपका ये डायग्राम दिया गया है, इसको गौर से पढ़ना है। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कैसे होती थी। नेशनल असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड। नेशनल असेंबली को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। कैसे इलेक्ट किया जाता था, डायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट बाय द पीपल। लोग क्या करते थे, सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। सिटीजन्स कुछ इलेक्टोर्स को चुनते थे, जैसे हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते। सिटीजन्स इलेक्टोर्स को चुनते थे, who in turn choose the assembly। और यही इलेक्टोर्स फिर असेंबली को सिलेक्ट करते थे। यही इलेक्टोर्स फिर जिनको लोग चुनते थे, वही लोग फिर असेंबली को इलेक्ट करते थे, चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। लेकिन वहां पर सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। Every citizen in France was not having the right to vote. Despite becoming a constitutional monarchy, every citizen in France yet not was having the right to vote. तो सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। तो राइट टू वोट किसको था? देयर वर टू सेट्स ऑफ सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जो थे, दे वर हैविंग द राइट टू वोट। लेकिन ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ये वो लोग थे were above the age of 25 years, जिनकी एज 25 से ज्यादा थी, या who paid taxes equal to 3 days of labor's wage, जो टैक्सेस देते थे किसके बराबर? 3 दिन की मजदूरी के बराबर। they were having the right to vote, were given the status of active citizens। यही लोग एक्टिव सिटीजन्स थे, यही लोग, इन्हीं लोगों को वोट देने का हक था। यही लोग क्या करते थे, ये इलेक्टोर्स को चुनते थे और ये इलेक्टोर्स नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। एक्टिव सिटीजन्स 25 इयर्स ऑफ एज, जिन जो टैक्सेस देते थे इक्वल टू 3 डेज ऑफ वेजेस, और यही एक्टिव सिटीजन्स में शामिल होते। दूसरा ग्रुप जो था पैसिव सिटीजन्स का। देयर वाज अनदर ग्रुप व्हिच वाज नोन एज पैसिव सिटीजन्स ग्रुप। पैसिव सिटीजन्स कौन थे? जो अब बच गए इनमें से, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी, जिनमें मेन थे और कुछ वुमेन भी थे, दे वर ऑल क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स। तो दो ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स थे। नेशनल असेंबली बनी 1798 में, 91 में, जिसने पावर्स ऑफ मोनार्क को लिमिट किया, लेकिन राइट टू वोट सभी को अभी भी नहीं मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी भी अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो एक इलेक्टोरल बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत थी? टू बिकम एन इलेक्टोरल, देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। अगर आपको इलेक्टोरल बनना था, इलेक्टोर कौन इलेक्टोर? इलेक्टोर वो जो नेशनल असेंबली को चुनता था, है? तो अगर आपको वो बनना था, तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में शामिल होना पड़ता था पहले। तो ये थी नेशनल असेंबली में किन किन को राइट टू वोट था, कौन एक्टिव सिटीजन्स थे, कौन पैसिव सिटीजन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी फ्रांस में, उसमें किस किस को पैसिव सिटीजन्स रखा गया और किसको एक्टिव सिटीजन रखा गया। तो पैसिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे, एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे who are 25 years of age and who paid taxes equal to 3 days of wages, labor's wages। उनको एक्टिव सिटीजन्स में शामिल किया जाता था, और बाकी जो मैन और वुमेन थे उन सबको पैसिव सिटीजन्स में शामिल किया जाता। तो एक इलेक्टोरल बनने के लिए आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में शामिल होना पड़ता था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे हो गई? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इसमें रखा गया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, सबके राइट्स को रखा गया। कौन कौन से राइट्स रखे गए? कौन कौन से राइट्स सच एज राइट टू लाइफ को शामिल किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जिन पे सब पे रोक लगाई थी किसने? लुइस 16 ने, बिकॉज लुइस 16 वाज एब्सोल्यूट मोनार्क।
वो किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता था, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की की निशानी यही होती है कि एब्सोल्यूट मोनार्क अपने खिलाफ किसी को बोलने नहीं देता था। तो कौन से राइट्स दिए गए अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो वहां पर कतई नहीं थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स व्हेन यू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं थी। दीज वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। तो नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स इनको क्यों रखा गया? नेचुरल इनएलिनेबल राइट्स किनको कहते हैं? इनएलिनेबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको हम किसी शख्स से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ये सभी राइट्स जो है इनको इनएलिनेबल कहा गया, क्योंकि ये आप किसी इंसान से छीन नहीं सकते हो। तो इसके साथ साथ कहा गया इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ये सब रखा गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 थी, इसमें अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी भी मिसिंग था। Universal adult franchise, that means every citizen was not given the right to vote। फ्रांस में अभी भी हर किसी को राइट टू वोट नहीं मिला। ओनली राइट टू वोट अभी भी उन लोगों को मिल रहा था who were paying taxes, जो टैक्स पे कर रहे थे, उन्हीं को राइट टू वोट था। तो अगर आप देखोगे एक्टिव सिटीजन्स में कितने लोग आते थे? नियरली 50%। तो 50% तो पैसिव थे, दैट मींस अभी भी 50% पीपल्स को राइट टू वोट नहीं था। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। रिकैप करूंगा इस टॉपिक का। तो 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो उसमें क्या कहा गया? जो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें जो था कुछ चीजें रखी गई कि जो फ्रांस है, कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, उन पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। उसमें फिर कहा गया कि कौन इलेक्टोरल्स को कैसे चुना जा सकता, इलेक्टोरल्स जो वोट होती थी, वोटिंग होती थी, इनडायरेक्टली होती थी। पहले लोग इलेक्टोरल्स को चुनते थे और वही इलेक्टोरल्स नेशनल असेंबली को चुनती थी। तो लेकिन हर किसी सिटीजन को वहां पर राइट टू वोट नहीं था। देयर वर एक्टिव एज वेल एज पैसिव सिटीजन्स। वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली समझा चुका हूँ कि एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और पैसिव सिटीजन्स कौन थे, और इलेक्टोरल बनने के लिए आपको क्या होना पड़ता था? यू शुड बी ए हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो कौन कौन से राइट्स दिए गए? राइट टू लाइफ, फ्रीडम स्पीच ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इनको इनएलिनेबल राइट्स कहा गया, जो आप एक इंसान से अलग नहीं कर सकते। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।